हेलो स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एकल व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में जानकारी ली थी, आज हम एकल व्यवसाय के गुणों के बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी क्या क्या गुण, क्या क्या विशेषताएं होती है। एकल स्वामित्व के कई अनेक लाभ होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है, कुछ गुण होते हैं। तो इन्हीं के बारे में, इनके मुख्य लाभ कौन कौन से हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे लिए शीघ्र निर्णय। एकल व्यवसाय का जो स्वामी होता है वह व्यवसाय से संबंधित निर्णय स्वयं ही लेता है, क्योंकि उसके अलावा कोई और उस व्यवसाय का मालिक या स्वामी नहीं होता है। इसलिए उसे निर्णय लेने में स्वतंत्रता होती है। इसलिए कहा जाता है कि उसे दूसरों की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए वह अपने सारे निर्णय शीघ्र ले लेता है, प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए सूचना की गोपनीयता, कि वह अपने व्यापार से संबंधित सूचनाओं को गोपनीय कैसे रख सकता है। एकल स्वामी अकेले ही निर्णय लेने का अधिकार रखता है। जब सारे निर्णय व्यवसाय के वह अकेला ही लेगा, इसलिए है व्यवसाय का संचालन और उससे संबंधित सूचनाओं को वह अपने आप क्या रख सकता है, गुप्त रख सकता है और गोपनीयता बनाए रख सकता है। यानी उसे अपनी व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं अन्य लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है और वह किसी भी कानून के अंतर्गत अपने लेखे जोखे को प्रकाशित करने के लिए भी बाध्य नहीं है। यानी कानून उसे ये नहीं कहता है कि आप अपने कितना लाभ कमा रहे हो उसे प्रकाशित करो, न्यूज़पेपर में दो, ऐसा कोई भी उसे बाध्य नहीं करता है। इसलिए कहा जाता है कि वह अपनी सूचनाओं को हमेशा गोपनीय रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। एकल स्वामी संपूर्ण लाभ का ग्रहण करता यानी उसे प्राप्त करने वाला होता है। इस कारण प्रत्यक्ष रूप से उसे अपने प्रयत्नों के लाभ को प्राप्त करता है। यानी वह जितने भी प्रयत्न करता है वह उसके होने वाले लाभ उसे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उसे सदैव प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलता है। आगे कहा गया है चूँकि वह अकेला ही स्वामी होता है, इसलिए उसे लाभ में किसी के साथ हिस्सा बांटने की आवश्यकता नहीं होती है और इससे उसे कठिन परिश्रम करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलता है। यानी जब व्यवसाय का स्वामी अकेला होता है, उसे अपने लाभ को किसी और के साथ बांटना नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वह और ज़्यादा कठिन परिश्रम करता है ताकि वह अधिक से अधिक प्रोत्साहित, अधिक से अधिक लाभ कमा पाए। नेक्स्ट पॉइंट है उपलब्धियों का एहसास होना। वह व्यवसाय में जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त करता है एकल स्वामी, तो उन उपलब्धियों का उसे एहसास होता है कि उसने ही ये सारी उपलब्धियां प्राप्त करी है। जैसे कि आप अपनी परीक्षा में तैयारी करते हैं और अच्छे अंक लेके आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये सारी मेरे ही प्रयास से मिला है मुझे। यानी एकल स्वामी भी यही कहता है कि उससे अपने स्वयं के लिए काम करने से व्यक्तिगत संतोष प्राप्त होता है। यानी व्यक्ति अपने खुद के लिए कार्य करता है तो उसे व्यक्तिगत संतोष भी प्राप्त होता है और इस बात का उसे एहसास होता है कि स्वयं ही अपने व्यवसाय की सफलता के लिए वह उत्तरदायी है। अगर व्यवसाय में सफलता की जगह असफलता प्राप्त हो तो उसके लिए भी वही उत्तरदायी होगा। न केवल उसे आत्मसंतोष प्रदान करता है यह कार्य, बल्कि उसे स्वयं की योग्यताओं में आस्था और विश्वास, इनकी भावना भी उत्पन्न कराने का कार्य यह पॉइंट करता है कि उसे अपनी उपलब्धियों का एहसास लगातार होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए स्थापित करने एवं बंद करने में सुगमता। इस व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए, उसकी स्थापना करने के लिए या फिर उसे बंद करने के लिए 3 कार्य होते हैं: प्रवेश के लिए, स्थापित करने के लिए और बंद करने के लिए। हमें क्या प्राप्त होती है? सुगमता प्राप्त होती है। हम जब चाहें व्यवसाय को में प्रवेश कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, उसे बंद कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि इसमें न्यूनतम वैधानिकताएं, उसकी औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है
हमें कानून से किसी भी प्रकार की औपचारिकताएं प्राप्त नहीं करनी होती। व्यवसाय का संचालन स्थापना हम कभी भी कर सकते हैं। इसलिए एकल स्वामित्व का ये एक महत्वपूर्ण लाभ भी है। इसे हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक लाभदायक चीज़ है कि हमें ज़्यादा कानूनी औपचारिकताएं नहीं करनी होती है, व्यवसाय को सरल रूप से प्रारंभ कर सकते हैं। एकल स्वामित्व को शासित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं बनाया गया है, यानी आप कभी भी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। चूँकि इसका स्वरूप ऐसा है कि इसके कम से कम नियमन है, यानी इसमें व्यवसाय को प्रारंभ करने के नियम, इसमें खाता बही बनाने के नियम बहुत सरल होते हैं, बहुत कम होते हैं नियम कानून। इसलिए इसकी स्थापना करना और इसे बंद करना बहुत ही सुगम होता है। सुगम को हम सरल भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे एकल व्यापार की सीमाओं के बारे में कि इसकी सीमाएं कौन कौन सी है, इसके जो दोष हैं उसे भी हम कह सकते हैं। दोष, हानियाँ, सीमाएं क्या क्या है। तो चलिए, लाभ के साथ साथ एकल स्वामित्व की कुछ सीमाएं भी बताई गई है और वे सीमाएं कौन कौन सी हैं उन्हें समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे लिए सीमित संसाधन। देखो, जब एक व्यक्ति एक व्यापार प्रारंभ करता है तो हम कह सकते हैं उसका स्वामी भी हमेशा एक ही होगा। अब उस एक ही व्यक्ति ने संसाधनों के रूप में व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए अपनी व्यक्तिगत बचत एवं दूसरों से ऋण लेने तक ही सीमित माना गया है। यानी व्यवसाय की जो पूंजी होगी वह या तो खुद की बचत से उसे प्रारंभ करेगा या दूसरों से ऋण लेकर के यह कार्य करेगा। अब दूसरों से ऋण लेने के अंदर बैंक और दूसरे ऋण देने वाली संस्थाएं एकल स्वामी को दीर्घ अवधि के ऋण देने में क्या करती है, संकोच करती है कि मान लो ये व्यवसाय चलेगा या नहीं चलेगा। ये व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उस स्थिति में उसका पैसा कौन चुकाएगा, इसलिए वो उसे दीर्घकालीन ऋण नहीं देते हैं और अल्पकालीन ऋण ही उसे प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में व्यापार का आकार हमेशा साधारणतः कैसा माना गया है, छोटा ही रहता है और उसके विस्तार की संभावना भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि इसमें संसाधनों की कमी और अभाव रहती है। व्यक्ति 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक या 5 लाख रुपए तक का ही व्यापार इसके अंदर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक इकाई का सीमित जीवन काल। यहाँ पे जीवन काल शब्द को जो लिया गया है वह व्यवसाय की मालिक से सीधा सीधा जुड़ा होता है, इसलिए इसे ऐसा कहा गया है। समझते हैं, कानून की दृष्टि में स्वामी और स्वामित्व दोनों ही एक माने जाते हैं। यानी व्यवसाय, स्वामित्व यानी स्वामी और व्यापार दोनों को क्या माना गया, एक ही माना गया है। जब स्वामी की मृत्यु, दिवालिया अथवा किसी बीमारी से व्यवसाय प्रभावित होता है तो इससे वह व्यवसाय भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी इसमें ऐसा कहा गया है जब व्यापार और व्यापारी एक ही होते हैं तो ऐसी स्थिति में स्वामी की मृत्यु होने का मतलब है व्यवसाय की भी मृत्यु हो गई। स्वामी दिवालिया हो गया तो व्यवसाय भी खत्म हो गया। या व्यापारी अगर किसी बीमारी से ग्रस्त है और वो व्यापार को प्रारंभ नहीं कर पा रहा है, दुकान नहीं खोल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यापार भी हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसलिए व्यावसायिक इकाई का जीवन काल भी हमेशा सीमित माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है असीमित दायित्व। ये पॉइंट हमारे सामने पहले भी आया था कि इसमें व्यापारी का जो दायित्व होता है वह कैसा होता है, असीमित माना गया है। एकल स्वामित्व की सबसे बड़ी हानि ही इसे माना गया है कि इसमें स्वामी का जो दायित्व होता है वो कैसा माना गया है, असीमित दायित्व माना गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि व्यापार में असफलता या हानि होती है तो लेनदार अपनी लेनदारी को न केवल व्यवसाय की संपत्तियों से बल्कि स्वामी की निजी संपत्तियों से भी उसे क्या कर सकते हैं, वसूल कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि व्यवसाय में किया गया एक भी गलत प्रकार का निर्णय या फिर किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां होने के कारण यदि स्वामी को भारी वित्तीय भार या हानि हो सकती है तो इसलिए उसे इन चीज़ों से बचना चाहिए। और इसी कारण से एकल स्वामी
किसी भी प्रकार का परिवर्तन या विस्तार का जोखिम उठाने के लिए हमेशा कम तैयार होता है, वह कम जोखिम लेना पसंद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए सीमित प्रबंध योग्यता। सीमित प्रबंध योग्यता का मतलब है कि व्यवसाय का जो स्वामी है वह प्रबंध से संबंधित खुद ही अनेक उत्तरदायित्व वहन करता है, जैसे कि क्रय करना, माल का विक्रय करना, पैसा या वित्त कहाँ से प्राप्त करना, इन सभी कार्यों को स्वामी ही करता है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इन सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ हो। ऐसा माना गया है कि क्रय, विक्रय और वित्त जैसे कार्यों के लिए अलग अलग योग्यताएं होती है जो इन कार्यों को संभालते हैं। कुछ ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इन तीनों प्रकार के कार्यों को जानने वाले होते हैं, उसमें श्रेष्ठ होते हैं। ज़्यादातर नहीं होते, इसलिए हम कह सकते हैं कि संसाधनों की कमी के कारण वह गुणी और महत्वाकांक्षी कर्मचारियों को न तो व्यवसाय में भर्ती कर सकता है और न ही उन्हें व्यवसाय में लेने के बाद रोक के रख सकता है, क्योंकि व्यवसाय में जब वह व्यक्ति इन कार्यों को नहीं जानता है तो उसके लिए अन्य व्यक्तियों को रखना होगा और रखने पर उनकी जो सैलरी है, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें पूरा ना कर पाएगा। तो इस स्थिति में वह व्यक्ति व्यवसाय को छोड़ के चले जाएंगे। अतः सारांश में हम यह कह सकते हैं कि एकल स्वामित्व के दोष होते हुए भी अनेक उद्यमी इसी व्यवसाय को अपनाते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कारण है कि यह व्यवसायियों के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है और कम पूंजी में यह व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है और इसमें व्यक्तिगत सेवाओं की आवश्यकताएं रहती है। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।